वेल तो सभी को जय भीम। आई होप कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। डन। यस सर, आ दर्शन, रहा है मेरी सर। आवाज। हाँ। यस सर, आ रहा है सर। ओके। तो भाइयों और बहनों सभी को फिर से एक बार जय भीम। और खास करके आज की जो संचालन करता है दशिन दशिन राजेश, जिन्होंने मेरा परिचय करवा के दिया। ऐसे मेरे मित्र रत्न कुमार, ब्रह्म सेन, और मुझे ऑनलाइन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों। सही मायने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रत्न कुमार ने मुझे कलिंग मित्र ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह जो बुद्ध जयंती की प्रवचन मालिकाएं है उसमें टॉक देने के लिए बुलाया। और विषय भी बड़ा अच्छा दिया, मुक्ति को पते करके। मैं खुद मेरा टॉक को हाथ लगाने के पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पता नहीं, लेकिन क्यों तो अ, ओडिशा के बारे में मुझे मेरे मन में एक अलग आकर्षण है। हो सकता है कि मैं वहाँ पर इसके पहले आया हूँ। वहाँ के वहाँ का एक बहुत बड़ा इवेंट था बोलंगीर में। वहाँ पर मैं फैमिली के साथ में सम्मिलित हुआ था। तब रत्न कुमार, धम्मसेन और अपने मैत्रेय रत्न, ये तीनों और उनके काफी सारे साथियों का जब मैंने काम देखा, सभी लोग युवा और सभी लोगों की जो कोशिश थी लोगों तक धम्म पहुंचाने की, बाबा साहेब के विचार पहुंचाने की, जब मैं वो खुद देखा उसमें बहुत प्रभावित हुआ। और उससे प्रभावित होने के साथ ही साथ एक मेरे मन में बाबा साहेब के बारे में एक अलग जैसा कि मैं देखता हूँ कि बाबा साहेब का कार्य मुझे हर पल बहुत इम्प्रेस करता है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का होने की वजह से महाराष्ट्र के बाहर बाबा साहेब का कार्य मैंने बहुत देखा नहीं है। बाबा साहेब के विचारों का अनुसरण करने वाले लोग मुझे पता है कि पूरे भारत भर है, लेकिन उनसे मैं कभी मिला नहीं, बहुत रूबरू नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाते से अभी सारी दुनिया से मेरा रिश्ता जुड़ रहा है, तो मैं वो शिविर में देखा कि कैसे ओडिशा में भी धम्मी का जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और खास करके आज के इस टॉक के जो टॉक का जो निमित्त है, टॉक का जो एक रीजन है, उसको लेकर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉक का सब्जेक्ट है वो एक्चुअली मुक्ति को पते है, व्हाट वे इमेंसिपेशन। और इस टॉक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि दिस टॉक वाज डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ सो कॉल्ड महार पीपल। ये जो टॉक है वह जो महार जाति के लोग हैं उनके सामने दिया गया ये टॉक है। क्योंकि ये टॉक ही महारों की परिषद में दिया गया है। और भाई और बहनों, ये बात आश्चर्यकारक है कि महार जो जाति है या जिन लोगों के सामने बाबा साहेब ने टॉक दिया, उस जाति से संबंध रखने वाले, एक्चुअली मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे जाति इस पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं खुद जाति न मानने की विचारधारा में हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द सब्जेक्ट मैं यह कुछ बातें या शब्द प्रयोग करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये जो महार जाति है जिनके सामने बाबा साहेब ने टॉक दिया है, वह महार जाति महाराष्ट्र के बाहर बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर आप अगर आपको कोई भी महार जाति का मिलता होगा तो वह महाराष्ट्र से ही बाहर गया हुआ कोई होगा। और इसलिए आपको कोई महाराष्ट्रियन महार जाति का आदमी महाराष्ट्र के बाहर दिखता होगा। और फिर अगर महाराष्ट्र के बाहर महार जाति नहीं है और अगर ये टॉक महार जाति के लिए दिया गया है, फिर इस टॉक का ओडिशा के कलिंग मित्र ट्रस्ट में आयोजित करने का क्या मकसद है? नहीं क्या? ये तो बहुत स्वाभाविक बात है कि किसी श्रोताओं को लग सकता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉक। क्योंकि इफ दिस इज गिवन टू महार पीपल, देन व्हाई शुड बी दिस अगेन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर the Orissa people and in the background of Buddha Jayanti. But I know the all auditions might be very clear. सभी श्रोताएं बहुत स्पष्ट हो गए कि बाबा साहेब की जो विचारधाराएं थी वो निश्चित ही किसी महार जाति के लिए नहीं थी
और इसी परिषद में बाबा साहेब ये बात स्पष्ट करते हैं कि भले ही यह टॉक मैं महारों की परिषदों में दे रहा हूँ, लेकिन यही जो मुझे समझाना है वो सारे अस्पृश्यों तक ये बात मेरी जानी चाहिए, और इसलिए सारे अस्पृश्यों में यह कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इस प्रकार की परिषद आयोजित करनी चाहिए, इसलिए इसी टॉक में बाबा साहेब ने वो आह्वान किया है। और भाइयों और बहनों, एक आखिरी बात करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ कि बाबा साहेब का कोई भी विचार, बाबा साहेब का कहीं भी कोई भी कदम, ये बिल्कुल किसी जाति विशिष्ट लोगों के लिए उन्होंने नहीं रखा है। तो बाबा साहेब का कोई भी विचार जाति, स्टेट, कंट्री, क्लास, इसके बियॉन्ड है। और इसलिए मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले ही यह टॉक महारों की परिषद में दिया है, लेकिन ये टॉक हम सभी लोग, मेरे जैसे सभी लोग, जो हमारी एक पीढ़ी, हमारे पहले के 2 पीढ़ी पहले की पीढ़ी, जो भी जिन्होंने भी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अनुभव किया है, उन सबके उत्थान का, उन सबके प्रगति का, उन सबके कल्याण का जो एक मार्ग है, वह यह टॉक है। मैं इस टॉक के बारे में आगे बोलने के बजाय कुछ इस टॉक का जो बैकग्राउंड है, वो बोलना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि ये टॉक बाबा साहेब ने 1936 में दिया, जून 1936 में। और जून 1936 में देने के पहले आप सब लोग जानते होंगे कि यह टॉक देने के पहले कुछ बड़ी घटनाएं या कुछ बड़े आंदोलन बाबा साहेब ने किए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे 1927 में महार का जो चौदार लेक का जो सत्याग्रह है, वह किया है। उसके बाद में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ है, और उसके बाद में पुनापेट भी हुआ है। तो इतने बड़े सोशल जो भी मतलब बड़े-बड़े आंदोलन हो चुके हैं, उसकी बैकग्राउंड इस टॉक के लिए है। और एक सबसे बड़ा बैकग्राउंड, बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड जो इस टॉक के लिए है, यह टॉक देने के कुछ महीने पहले नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में जो येवला गाँव है, वह गाँव में बाबा साहेब ने एक घोषणा की। मैं दान द दशीन से और रत्न कुमार से कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना? यस सर, आ रहा है सर। यस, आप थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच दशीन और रत्न कुमार। तो बाबा साहेब ने यह टॉक देने के पहले एक बड़ी घोषणा, जो कि इस टॉक का और बेसिस है, और वह घोषणा आप सब लोग जानते होंगे। बाबा साहेब ने नासिक में ये कहा, एक घोषणा किया, सिंहगर्जना किया, मैं भले ही हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, भले ही आई वॉज बोर्न एज ए हिंदू, बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। मैं हिंदू करके भले ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। भाई और बहनों, जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, उन सारे जो स्थल है, वो जो सारे जगह है, वहाँ पर जाके मैं आया हूँ। मैं महार चौदार तालाब को विज़िट करके आया हूँ। मैं कालाराम मंदिर को देख के आया हूँ। मैं भले ही जिस जगह पर पुना पैक्ट हुआ, उस जगह तक नहीं जा सका, लेकिन वह जो पूना का जो एरोडा जेल है, उसके आजू-बाजू से मैं कई बार गुज़रा हूँ। और बाबा साहेब की जो एक अनुभूति है, वो लेने की मैंने कोशिश किया है। ख़ास करके मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी संघर्ष बाबा साहेब ने इसके पहले किए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ समता, स्वातंत्र और बंधुता का ही उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो स्थापित करने के ही वो सारे बातें थे। और इस टॉक में भी बाबा साहेब ने समता, स्वातंत्र और बंधुता की ही बात की। दूसरा और एक बैकग्राउंड इस टॉक को है, वह भी हमें नज़रअंदाज नहीं हम कर सकते। आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा एजुकेशन ही जो है, वो बाबा साहेब 10वीं पढ़े, बाद में बाबा साहेब ने कॉलेज किया, और बाबा साहेब 1930 टू 1916 कोलंबिया में पढ़े। बाद में 1916 से लेके 1923 तक बाबा साहेब लंदन में गए, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा लिया। फिर इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सब बातें किए, और 1935 तक बाबा साहेब का ये
पढ़ाई करने में, शिक्षा लेने में जो बाबा साहेब का सहभाग था, वो कंटिन्यू था। और ये करते-करते बाबा साहेब ने सारे जो सोशल जो एजिटेशंस थे, वो भी बाबा साहेब ने किए हैं। यह सब रेफरेंस देने का कारण यह है भाई और बहनों कि बाबा साहब ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि पहले पूरा एजुकेशन और बाद में सोशल सर्विस। पहले पूरा एजुकेशन और फिर सोसाइटी के लिए कुछ योगदान। तो बाबा साहेब अपने अनुभव के साथ-साथ, अपनी शिक्षा के साथ-साथ एक बहुत बड़ा कारवां, एक बहुत बड़ा मिशन तो बाबा साहेब ने खड़ा किया। और 19 लगभग 24 से तो 1935 तक के ये जो 19 साल या 20 साल बाबा साहेब ने कई स्ट्रगल करने के बाद में बाबा साहेब को ये पता चला कि निश्चित ही अभी जिस समाज से मैं जुड़ा हूँ, जो समाज के प्रगति का मैं बात करता हूँ, वह समाज के प्रगति के लिए केवल पॉलिटिकल राइट्स या रिजर्व्ड इलेक्टोरेट जो भी मतदार संघ है, उसकी मांग ही पूरी नहीं, बल्कि एक अमूलाग्र बिल्कुल टोटल कुछ चेंज चाहिए। और इसीलिए बाबा साहेब ने फिर धर्मांतरण की घोषणा की। कन्वर्शन का बाबा साहेब ने अनाउंसमेंट किया और यह जो टॉक है, यह टॉक उसी को केंद्रित करता है। एक प्रकार से इस टॉक में बाबा साहेब ने येवला परिषद में नासिक के जो घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में जो जन्मा हूँ, वो मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके रीजन ही बाबा साहेब ने इस टॉक में भाई और बहनों इस टॉक में बाबा साहेब ने दिए हैं। बाबा साहेब ये कहते हैं कि जो वेदादि धर्म है, जो वेदों पे आधारित धर्म है, उस धर्म में आप लोगों को मानुष की ह्यूमैनिटी और बंधुभाव, फ्रेटर्निटी, इसका कोई भी वहां पे आपको जगह नहीं है। दो शब्द बाबा साहेब वापरते हैं। बाबा साहेब बोलते हैं कि आपको जो पुराना धर्म है, मतलब हिंदू धर्म है, उसमें ह्यूमैनिटी, मानुष की और फ्रेटर्निटी, इसमें इसको आपको कोई भी चांस नहीं है, नो स्कोप है। और इसलिए आपको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का अगर अनुभव लेना है तो निश्चित ही आपको धर्मांतरण के बारे में सोचना होगा। बाबा साहेब ने और एक बात कही है कि जब बाबा साहेब थे तभी कई अस्पृश्य लोग, जो पिछड़े जाति के लोग थे, उनमें से कई लोग क्रिश्चियन बन चुके थे, उसमें के कई लोग मुसलमान बन चुके थे। और इसके बावजूद भी, क्रिश्चियन या मुसलमान बनने के बावजूद भी, अस्पृश्य समाज से धर्मांतरण करने के बाद भी, मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने के बाद भी, एक संघ जिसमें वो पूरे तरह से एक होना, ऐसी बात बाबा साहब ने देखी नहीं। वह धर्म में जाने के बावजूद भी अस्पृश्य समाज, अस्पृश्य कन्वर्टेड क्रिश्चियन करके ही उनकी आइडेंटिटी थी। अस्पृश्य कन्वर्टेड मुस्लिम, ऐसे ही उनकी आइडेंटिटी थी। और एक पूरे वो हो ही नहीं थे। और इसलिए बाबा साहब ने यह भी बात जान ली थी कि भले ही कुछ लोगों ने मुसलमान धर्म या फिर क्रिश्चियन धर्म अलग अलग कारणों से, वो कारणों में मैं जाऊंगा नहीं, एक्चुअली वो मटेरियल रीजंस है, और वो मटेरियल रीजंस की वजह से भले ही उन्होंने वो धर्म एक्सेप्ट किया, लेकिन बाबा साहब को जिस लेवल पर यह समाज को देखना था, वह समाज उस लेवल पर अपना धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी वहां पर नहीं गया। दूसरे शब्दों में मैं एक बात और कहूंगा कि बाबा साहेब ने जो धर्मांतरण की बात की, अर्थात मुक्ति कोण पढ़ने में बाबा साहेब सारे रीजंस देते हुए कहते हैं कि उसके मटेरियल रीजंस क्या है, उसके सोशल रीजंस क्या है, उसके फिलोसॉफिकल रीजंस क्या है, और उसके स्पिरिचुअल रीजन क्या है, ये भी बाबा साहेब बोलते हैं। लेकिन यह सब बोलने के पहले बाबा साहेब ने एक बात कही है, और वो बात बहुत जरूरी है, उसको देखना हमें थोड़ा सा महत्व है। बाबा साहेब ने, आपको पता है कि एक्चुअल धर्मांतरण 1956 में किया, लेकिन भाई और बहनों 1935 में घोषणा की, और 10वीं पास हुए बरोबर उनका फर्स्ट एनकाउंटर जो है वो बुद्ध के साथ में हुआ। अब सभी जानते हो कि बाबा साहेब जैसे ही 10वीं पास हुए तो उनको उनके गुरुजी ने, उनके उनके टीचर ने बुद्ध का चरित्र भेंट स्वरूप दिया, और तब बाबा साहेब ने
बुद्ध का जो जीवन है वो पढ़ा, हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके पहले भी क्योंकि कबीरों का अभ्यास उनके पिताजी उनसे करवाते थे, तो निश्चित ही उनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से बुद्ध से आया ही होगा। और फिर बाबा साहेब ने क्योंकि 1924 में भी अपने कुछ पत्रों के द्वारा बुद्ध का उल्लेख बाबा साहेब ने किया है। और महाड़ के सत्याग्रह में जो बाबा साहेब भाषण देते हैं, उसमें एक बात बाबा साहेब बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। उसमें बाबा साहेब कहते हैं कि यह पानी पीने से आपको अमरत्व प्राप्त नहीं होगा। यह पानी पीने से आपको अमरत्व प्राप्त नहीं होगा, बल्कि डिग्निटी, आपके अधिकारों के प्रति जागरूक आपको करवाना, यह भी इस आंदोलन का मकसद है। भाइयों और बहनों, हमारे स्वयं की अवस्था को के प्रति जागरूक होना, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। हम क्या है और हम क्या बन सकते हैं, यह समझना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और मुझे लगता है कि बाबा साहेब ने अलग अलग प्रकार से बुद्ध को इंट्रोड्यूस करना अपने लोगों के बीच में बाबा साहेब ने पहले से ही शुरू कर दिया था। और बाबा साहेब खुद कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण का भी प्रयास किया, लेकिन बाबा साहेब ये समझ चुके थे कि अभी ये बात पॉसिबल नहीं है, और इसलिए धर्मांतरण के सिवाय कोई भी पर्याय नहीं है। और यह पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन जब बाबा साहेब ने की, तब कई बातें उन्होंने की। और बाबा साहेब कहते हैं कि यह प्रिपरेशन इज नॉट अ गेम ऑफ चिल्ड्रन। आप पोरखेड नवे, बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे बाबा साहेब कहते हैं। और अगर ऐसे बाबा साहेब कहते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं, और इस टॉक का सब्जेक्ट बाबा साहेब अपने ही न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हुए इमेंसिपेशन यह शब्द का प्रयोग करते हैं। रत्न कुमार ने जब इस टॉक का पोस्टर मुझे भेजा, तो उन्होंने भी लिखा व्हाट वे इमेंसिपेशन, मराठी में उसको बोलते हैं मुक्ति कौन पथे। अगर आप इमेंसिपेशन इस वर्ड को गूगल करोगे, तो गूगल ने इसका अर्थ दिया है अधिकार संपन्नता। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अधिकार संपन्नता। मतलब हम हमारे जो अधिकार है उससे संपन्न होने की अवस्था। इमेंसिपेशन इज द स्टेट वेयर वी आर इक्विप्ड विद ऑल आवर राइट्स। और अपने राइट्स के प्रति इक्विप्ड होना मतलब गुलामी से मुक्त होना। क्योंकि जब आप गुलाम रहते हो, तो यू आर नॉट हैविंग एनी राइट। आप किसी प्रकार के अधिकार आपके पास में नहीं होते। दैट इज स्लेवरी। और इमेंसिपेशन मतलब यू आर इक्विप्ड विद योर अधिकार, राइट्स। आप आपके राइट के प्रति सजग हो, आप आपके राइट्स को एक्सपीरियंस करते हो, वह अपना इमेंसिपेशन है। तो भाइयों और बहनों, एक प्रकार से अपने राइट्स के की संपन्नता प्राप्त करना, यह इस इमेंसिपेशन का वर्ड का सही अर्थ है। लेकिन इसी टॉक के अंत में बाबा साहेब भले ही बीच में इसके सोशल मटेरियल रीजन देते हैं, लेकिन इसी टॉक के अंत में बाबा साहब कहते हैं कि मेरा धर्मांतरण का मकसद पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से धार्मिक है। और जब बाबा साहेब इस शब्द का प्रयोग करते हैं धार्मिक, और इमेंसिपेशन का वर्ड का अर्थ अगर अपन अधिकारों की संपन्नता कहते हैं, भाई और बहनों, इसका मतलब ऐसे अधिकार कि जिसमें हम हमारी तो अधिकार संपन्नता करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों के भी अधिकारों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। और जब हमारे खुद के अधिकारों के प्रति हम संपन्न हैं, हम औरों को भी अधिकार संपन्नता प्रदान करने की हमारी मानसिकता है। and that is nothing but brotherhood, that is nothing but respecting liberty, or that is nothing but experiencing a level of higher spirituality। और इसीलिए इस शब्द का अर्थ इमेंसिपेशन का उस अर्थ से धार्मिक भी वह शब्द है। बाबा साहेब धर्मांतरण के बारे में और कुछ बातें कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने वो बातें आज के इस प्रसंग पर कहना चाहिए। कई जो श्रोताएं हैं उनके नाम क्योंकि वो ओडिशा में हैं, ओडिया भाषा में हैं, इसलिए लेकिन मैं उनको
समझ सकता हूँ कुछ मेरे अंदाज से, और उसमें से मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जैसे आज के संकलन करता है रत्न कुमार है, धम्मसेन है, ये सभी युवा लोग हैं। और मैंने बोलंगर की टीम में देखा कि युवा लोग हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी यह धार्मिकता या स्पिरिचुअल इस टाइप के कांसेप्ट हमें डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए बाबा साहेब खुद अपने शब्दों में इसको क्या कहते हैं, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर धर्मांतरण ये शब्द अपने को पसंद नहीं आता है, तो ब्रदर बाबा साहेब ही के शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्मांतरण करने का अर्थ बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म का इस्तेमाल करते बाबा साहेब कहते हैं कि रिलिजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। बाबा साहेब खुद धर्म को इतना बड़ा दर्जा देते हैं कि धर्म जो है वो किसी भी समाज का आधार है। बाबा साहेब धर्म के बारे में यह भी कहते हैं, अगर भाई और बहनों आप में से कुछ युवा लोगों को धर्म यह शब्द अच्छा नहीं लगता होगा, तो बाबा साहेब भी कहते हैं कि हमारे सोशलाइजेशन जो भी हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, होता है, उस पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस अर्थ से भी भाइयों और बहनों धर्म का एक महत्व है। और धर्मांतरण को बाबा साहब कहते हैं कि कंप्लीट चेंज इन द नोशन ऑफ माइंड, नोशन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदला देना, कंप्लीट चेंज इन वैल्यूज ऑफ लाइफ। और इसीलिए उसको मूल्यांतरण भी कहा गया है। वो सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, तो एक प्रकार का मूल्यांतर भी है, क्योंकि धर्मांतर जैसे ही होता है हम हमारे लाइफ के मूल्यों को, वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। इट मीन्स कंप्लीट चेंज इन आउटलुक एंड इन एटीट्यूड्स टुवर्ड मेन एंड द थिंग्स। ये उर्गेन संरक्षिता कहते हैं कि हमारे दृष्टिकोणों में, हमारे चीजों को देखने में, वस्तुओं को देखने में और मनुष्य मात्रों को देखने में, हमारे दृष्टिकोण में पूरी तरह से बदलाव आना, यह धर्मांतरण का भाई और बहनों एक अच्छा अर्थ है। हमारे पुराने मूल्यों को, हमारे जो पुराने मूल्य है उसका रिव्यू करना, और अगर वो पुराने मूल्य हमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की आगाज नहीं करते हैं, तो फिर उसका बदलाव करना, यह भाई और बहनों बाबा साहब की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि यह बात वैसी सही है। अर्थात ये टॉक बहुत लंबा है, मैं सब बातें आपके सामने इस वक्त रख नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें रखना जरूरी मैं समझता हूँ। आपको पता है कि बाबा साहेब ने जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन सादर किया, तो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इस बात की बाबा साहेब ने बात कही। और यही तीनों शब्दों का प्रयोग बाबा साहेब ने इस टॉक में भी किया है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब बाबा साहेब की विचारधारा इतनी पक्की थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ हिज लाइफ एंड अप टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। बाबा साहेब इज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज थॉट्स। सिर्फ इस शब्द में बाबा साहेब ने फ्रेटर्निटी शब्द न वापरते हुए सहानुभूति ये शब्द वापरा है, और स्वातंत्र और समता को तो बाबा साहेब ने इस टॉक में भी उपयोग में लाया है। इस टॉक में भी बाबा साहेब सहानुभूति, स्वतंत्र और समता इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। और बाबा साहेब कहते हैं कि क्या हिंदू धर्म में आपको सहानुभूति है? सहानुभूति ब्रदरहुड। क्या हिंदू धर्म में आपको स्वतंत्रता है? क्या हिंदू धर्म में आपको समता है? भाई और बहनों, ये इसी बात बाबा साहब कहते हैं। और तुरंत 1942 में इस टॉक के 4 या 5 इयर्स के बाद में बाबा साहेब एक दूसरी परिषद में एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज इसकी बात कहते हैं। मैं जब बाबा साहेब के ये तीनों जो शब्द है, जो हम सभी युवाओं को, समाज को पसंद आते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और एजुकेट, एजुकेट ऑर्गेनाइज, इसका क्या कनेक्शंस है, क्या कनेक्शन है, इसको मैं जब देख रहा था, और इसका अपने लाइफ के साथ में क्या संबंध है, वह जब मैं देख रहा था, तब मुझे बहुत ही कुछ बातें रोचक लगी, क्योंकि बाबा साहेब धर्मांतरण को या इस परिषद का इंट्रोडक्शन देते हुए
बाबा साहब कहते हैं कि एक प्रकार से यह हमारे जीवन के उत्कर्ष का मार्ग डिसाइड करने का ही एक प्रकार से परिषद है। बाबा साहब के शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब क्या कहते हैं। इसका जो मकसद है, इस परिषद का मकसद बाबा साहब अपने शब्दों में बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा की मराठी में है वो, की आपल्या आयुष्यक्रमाची रूपरेखा कशी ठरवायची एवढाच प्रश्न या परिषदेपुढे आहे। मतलब हमारे लाइफ आगे कैसा रहेगा, कैसा हम जीवन जिएंगे, कैसा हमारा जीवन रहेगा, इसी का स्ट्रेटजी, इसका ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं, वह डिसाइड करना ही इस परिषद का मकसद है। और भाइयों और बहनों, कि मैं खुद जब जब बाबा साहब को पढ़ता हूँ, जब जब समाज में काम करता हूँ, तो जो बाबा साहब ने जो ब्लूप्रिंट दी है, ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, यह 6 शब्दों मुझे बहुत पसंद है। और इसी को मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूंगा आज के इस टॉक में। एजुकेशन के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब को क्या ऐसी ऐसा क्या महसूस हुआ कि धर्मांतरण की जरूरत है। व्हाट हैज लेड बाबा साहब टू डिसाइड द नीड ऑफ धर्मांतरण। तो बाबा साहब एजुकेशन के बारे में जो कहते हैं, उसमें इसका उत्तर है। आपको मैंने जैसे पहले बोला कि बाबा साहब ने 1935 तक जो एजुकेशन लिया, वह भी इसका बैकग्राउंड है। तो व्हाट एजुकेशन मेक्स, शिक्षा से क्या होता है। तो भाई और बहनों, शिक्षा हमें हमारे जो आजू बाजू बातें हो रही है, उसको जागरूकता से देखने की क्षमता निर्माण करती है। बाबा साहब ने जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या कई विषय पढ़े, उसके वजह से बाबा साहब में वह क्षमता निर्माण हो चुकी थी कि उनके आजू बाजू जो हो रहा है, वह देखने की क्षमता उनमें पैदा हुई। और इसीलिए बाबा साहेब जब बड़ौदा में गए, उनका साथ में जो वो पूरा एक्सपीरियंस रहा, और बाबा साहेब इसलिए तब कहते हैं कि अगर मैं मेरे समाज का उद्धार नहीं कर सका, तो आई विल शूट माय सेल्फ, है ना। तो भाई और बहनों, निश्चित ही बाबा साहेब के एजुकेशन की वजह से बाबा साहेब अपने समाज की स्थिति को जान सके। एजुकेशन मीन्स टू बी अवेयर ऑफ रियल लाइफ कंडीशन। हमारे जीवन की वास्तविकता का दर्शन हमें हमारी शिक्षा देती है। और सिर्फ ये हमारे लाइफ जो कंडीशन उसका ही अवेयर नहीं करती है, तो उससे बदलाव लाने के लिए हमें सेंसिटाइज करते हैं। और देन वी आस्क फॉर अ चेंज। और बदलाव के लिए हम फिर बदल जाते हैं, हम फिर तैयार होते हैं। और जो एजुकेशन है, वह सिर्फ हमारा ही जो लाइफ है उसी को ज्ञात नहीं कराता है, तो हमारे जो आजू बाजू मनुष्य है, उनके बारे में भी सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। और उसी से ही हमारे में बंधु भाव या उसी से ही हमारे में बंधु भाव की उत्पत्ति होती है। और यही एजुकेशन जो है, हमको बदलाव की मांग करने की वजह से हम आंदोलित बन जाते हैं, हम एजिटेशन करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारे आंदोलित बनने की वजह से ही हम हमारे विचारधारा के लोग पकड़ते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देते हैं। और भाई और बहनों, इसी प्रकार से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात जब बाबा साहब कहते हैं, तो निश्चित ही बाबा साहब हमारा औरों के प्रति जब धर्मांतरण हम करेंगे, तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमारे जीवन के आधार रहेंगे। जिस प्रकार से हम अगर आंदोलित नहीं बन सकते हैं, तो हम संगठित नहीं बन सकते हैं। हम अगर संगठित और हम आंदोलित तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक हम शिक्षित नहीं बन सकते हैं। और उसी प्रति भाइयों और बहनों, अगर हमारे मन में बंधुभाव नहीं है, तो हम समानता का आगाज नहीं कर सकते। और जब तक के हम स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक हम बंधु भाव का भी आगाज नहीं कर सकते। और हिंदू धर्म ने इसी आगाज करने की जो हमारी मानसिकता है, उसको ही ब्लॉक कर दिया।
एक प्रकार से हम स्लेवरी में थे और उसी स्लेवरी से बाहर निकलने के लिए बाबा साहेब ने यह व्हाट वे इमेंसिपेशन के द्वारा हमें एक मार्ग, हमें एक पूरा स्ट्रेटेजी हमारे सामने रख दी थी और वह स्ट्रेटेजी ही यह जो मुक्ति कौन पढ़ते हैं ये बात हमें दिखलाता है। इसमें बाबा साहेब ने और एक बात कही कि यह बदलाव के लिए हमारे बीच में सामर्थ्य चाहिए और बाबा साहेब कहते हैं करेज चाहिए, सामर्थ्य चाहिए और यह सामर्थ्य आने के लिए बाबा साहेब ने 3 बल, अर्थात मुझे उसमें हिंदी शब्द पता नहीं, ओड़िया शब्द बिल्कुल पता नहीं, तो बाबा साहेब 3 बल कहते हैं कि 3 बल अगर हमारे में रहते हैं तो फिर यह हमारा जो स्ट्रगल है वो और आसान होता है। उसमें बाबा साहेब कहते हैं कि मनुष्य बल, अगर हमें कुछ बदलाव लाना है तो हमें 3 बल चाहिए। उसमें का एक बल बाबा साहेब कहते हैं मनुष्य बल, उसके बाद में द्रव्य बल और मानसिक बल। मनुष्य बल के बारे में बाबा साहेब कहते हैं कि हम बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है। द्रव्य बल के बारे में कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, ना हमारे पास में किसी से झगड़े करने के लिए अगर हम पुलिस में जाते हैं तो भी उनकी जीत होती है। और मानसिक बल के बारे में तो बाबा साहेब का एक सेंटेंस ही काफी है कि हम पूरी तरह से मतलब स्लेवरी में चले गए हैं कि हम हमारे मतलब अधिकार के प्रति जागरूक नहीं। सदियों की गुलामी को दूर करने के लिए बाबा साहब को पैदा होना पड़ा। इतना लंबा हमने स्लेवरी को भुगती हुई है और लेकिन एक बात बाबा साहब ने हमारे ख्याल में लाके दिया, जो खास करके मैं मनुष्य बल और द्रव्य बल के बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं मनुष्य जो मानसिक बल है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले कई दिनों से समाज में काम करते हुए मैंने देखा है कि भले ही हम मतलब पॉवर्टी में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन अगर हम अस्मिता में आते हैं, डिग्निटी को हम समझ सकते हैं, तो हम हमारी पॉवर्टी का भी निर्मूलन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बाबा साहब कहते हैं कि टेल द स्लेव ही इज स्लेव एंड ही विल रिवोल्ट। जिसको हम गुलाम को ये बताए कि वो गुलाम है और फिर वो रिवोल्ट करेगा। तो भाइयों और बहनों, निश्चित ही यह जो मानसिक गुलामी है वो एक प्रकार से हमारे पास शारीरिक ताकत होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम बौद्धिक ताकत होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि यह जो कला है, ये जो मतलब 3 बल आपके पास में न होने के वजह से बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म के बीच में जो स्पृश्य वर्ग है और जो अस्पृश्य वर्ग है उसमें कुछ कलह निर्माण हुआ है। और वो जो कलह है उसका बाबा साहब जो रीजन देते हैं कि अगर हम समानता की मांग करते हैं तो यह कलह निर्माण होता है। और शायद आप लोग में से किसी ने अभी अभी आई हुई धनुष की जो फिल्म है वो देखी होंगी, कर्णन। तो उसमें यही दिखाया है कि वो जो कर्णन है, क्योंकि उसका समुदाय उस डीएसपी के बराबर उसके आंखों में आंख मिलाने की बात करता है, उनके नाम आज के जैसे अच्छे नाम है तो डीएसपी को सहन नहीं होता है और फिर वो वर्ग कलह वहां पर निर्माण होता है। और वह कलह से निर्माण होने के लिए मानसिक बल का बहुत अच्छा उदाहरण वो कर्णन में दिखाया गया है कि वो कर्णन मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से अपने समुदाय को, अपने कम्युनिटी को कैसा वह मतलब एट्रोसिटीज से बचाता है। दूसरा एक बात के बारे में मैं कहूंगा, वो है द्रव्य बल। भाई और बहनों, एक ऐसा वक्त था कि निश्चित ही अस्पृश्यता के कारणों की वजह से हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी थी। उसका आज का रेलेवेंस के बारे में मैं कहूंगा, मैं बाबा साहब के टॉक को लेकर इस तीनों शब्दों के प्रति बोलने के बजाय आज के रेलेवेंस के बारे में बोलूंगा। एक वक्त ऐसा था कि बाबा साहब जो कहते हैं कि हमारे पास में सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में द्रव्य बल नहीं है। लेकिन आज हम ज़ूम पर ये बात कर रहे हैं, मतलब निश्चित ही हम सभी के पास में डिवाइस है, हम सभी के पास में रिसोर्सेस है, हम सभी के पास में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यह जो हुआ है
निश्चित ही इसका कारण एजुकेशन है। निश्चित ही इसका कारण जो हमने एजुकेशन का उपयोग किया है, उसके कारण हमारे पास आज रिसोर्सेज निर्माण हुए हैं। और यह जो निर्माण हुए हैं रिसोर्सेज, निश्चित ही कुछ ना कुछ तौर पर जो अलग-अलग संगठनों ने काम किया है, वह भी इसके लिए कारणीभूत है। निश्चित ही मनुष्य बल भी वो है। अगर कलिंग मित्र ट्रस्ट नहीं होती, तो आज का ये टॉक आयोजित किया गया नहीं होता। इसका मतलब संगठन है, मनुष्य बल है। कलिंग मित्र ने कुछ रिसोर्सेस निर्माण किए, इसलिए वह यह ज़ूम लिंक निर्माण कर सकी। और वह इस बात को सुनने की श्रोताओं में क्षमता है, इसीलिए ये टॉक ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब ये मानसिक बल का भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन निश्चित ही भाई और बहनों, बाबा साहेब को जो अपेक्षित था, वो अभी तक इन तीनों बलों के बारे में हम पूरी तरह से वो प्राप्त नहीं कर सके। हो सकता है कि इसके बारे में प्रश्नोत्तर में या डिस्कशन में कुछ बातें आएंगी, इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं मेरा जो क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें क्वेश्चन आंसर भी है और हमें 8:30 बजे खत्म करना है, अभी 8 बज चुके हैं, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा मेरे इस बात रखने के कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगी बात लगती है कि उस टॉक में बाबा साहेब ने टॉक का समारोह करते वक़्त ये बात क्यों कही? भले ही बाबा साहेब ने इस टॉक धर्मांतरण के कारण फिलॉसॉफिकल मटेरियल रीज़न बताए, लेकिन एंड में बोलते कि मेरे लिए ये कारण स्पिरिचुअल है। और बाबा साहेब ने इस टॉक के अंत में जो बात कही कही है, वो बहुत ही महत्व की है। वो टॉक में बाबा साहेब कहते हैं कि अत्तदीप भव। बाबा साहेब सिद्धार्थ गौतम का एग्जाम्पल लेते हैं और अत्तदीप भव की जो शिक्षा है वह बुद्ध ने रखी। इस बात को बाबा साहेब रेफर करके अपना टॉक एंड करते हैं। ठीक है, बाबा साहेब उसमें बुद्ध ने जो आनंद को उपदेश दिया उसका रेफरेंस देते हैं कि दिव्या प्रमाणे स्वयं प्रकाशित, पृथ्वी प्रमाणे पर प्रकाशित होऊ नका। मतलब अगर मतलब सेल्फ एनलाइटन की बात करते हैं। और भाइयों और बहनों, निश्चित ही बाबा साहेब ने 1936 में सेल्फ एनलाइटन की बात उन समाज के प्रति की है जो समाज बहुत ही मानसिक अ, मानसिक बल जिसके पास में नहीं था, जिसके पास में द्रव्य बल नहीं था, जिसके पास में मनुष्य बल नहीं था, उन लोगों के बारे में सेल्फ एनलाइटन मतलब स्वयं प्रकाशित होने की बात बाबा साहेब कहते हैं। निश्चित ही भाई और बहनों, बाबा साहेब का अपने लोगों के प्रति यह विश्वास था कि यह बात ये लोग समझ सकते हैं, क्योंकि किसान वहीं पर बीज बोता है जहां पर वह जो बीज है वो उगने की क्षमता वो भूमि भूमि में है। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ भाई और बहनों कि हम सब लोग, हम सभी बाबा साहेब के अनुयायियों में वह क्षमता है कि हम बाबा साहेब के विचारों को समझ सकते हैं। हम सभी बाबा साहेब के विचारों को पकड़ सकते हैं। हम सभी बाबा साहेब के विचारों पर चल सकते हैं। यह बाबा साहेब ने विश्वास था, बाबा साहेब को विश्वास था। और इसीलिए बाबा साहेब ने 1936 में ये बीज हमारे में बोया और निश्चित ही बाबा साहेब ने उसकी पूर्व तैयारी की। इसलिए अभी हमें ही यह तैयारी करना होगा। जो भी हम अभी तक जो हमारा कारवा, हम अभी तक जो मिशन को पूरी तरह से उसका अंतिम देह प्राप्त नहीं कर सके, हम पूरी तरह से जो हमारा समाज को हम जब देखते हैं तो पूरी तरह से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अभी तक स्थापित नहीं हुई है। ये जो हम भाव देखते हैं, प्रबुद्ध भारत का सपना जो अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, वो हम जो देखते हैं, पर निश्चित ही वे हम ही लोग हैं जिनमें बाबा साहेब ने ये बीज बोया है। और निश्चित ही वो बीज को हमें और फलाना फुलाना है और उसका पूरे तरह से उसका विकसित करना है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग उसके लिए तैयार है। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मेरे जीवन में जब जब भी मुझे किसी बात की तकलीफ होती है तो बाबा साहेब के प्रेरणा से मैं उन उन सारे तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आज का टॉक का भी प्रेरणा रत्न कुमार से लेके कलिंग मित्र ट्रस्ट तक
और मुझ तक बाबा साहेब की प्रेरणा है भाई और बहनों। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहेब का विचार ना कि सिर्फ तुम्हें मुझे, तो सभी भारतीयों को सेल्फ एनलाइटन तक पहुंचाने में काफी है। मुझे लगता है कि कुछ बातें हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। मैं फिर से एक बार रत्न कुमार का, धम्मसेन का, और जो हमारे मित्र एक्सीडेंट से पीड़ित है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे हमारे मित्र रत्न, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कलिंग मित्र के सारे लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, और यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर आप बोल सकते हैं, आधे घंटे आपके पास है। अच्छा, और है क्या? मैं हाँ समझा कि मतलब मुझे एट आगे थर्टी काम में करना है। टॉक खत्म होगा। अच्छा, 8:30 नहीं पर सर, टॉक एट। खत्म। निश्चित ही कुछ बातें, निश्चित ही कुछ बातें मतलब भले ही छूट गई है मेरे टॉक से, लेकिन जो सार है मैं वो आपके सामने बोल सका हूँ। जो कुछ बातें छूटी है उसको एक बार मुझे लगता है कि हम कचना सर को शुरू कर सकते हैं। दशी दशीन। जी सर। मुझे लगता है हम नाउ वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। ओके सर। हाँ, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरह से बताए। जो हुआ टू इमांसिपेशन था। और ये भी सही बात है कि मतलब जब हम देखते हैं कि बाबा साहेब जब आपने शुरू किया आपके बाद, बाबा साहेब ने जो महार के लिए जो उनका जो बातें था, जो व्हाट वे इमांसिपेशन की बात जो रखे थे, तो बहुत सारे लोग हमें, इवन मैं भी जब महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में मैंने आई थिंक 4 साल मैंने गुजारा है, तो उसी टाइम पर मैंने देखा है। और मेरा भी एक इंस्पिरेशन रहा कि महाराष्ट्र में जो महान लोग हैं, या क्योंकि बाबा साहेब वहाँ में मतलब वहाँ के जो मोमेंट है वहाँ पर ज्यादातर परिचित हुए थे और बहुत लोगों से मिले थे, तो मुझे भी बहुत एक पहले से ही उत्सुकता था कि मैं महाराष्ट्र में जाके महान लोगों के साथ बात करूं, बैठूं उनके साथ, और उनके मतलब बाबा साहेब के बारे में सुनूं। और जितना भी लिटरेचर है जो मराठी में है, या बाकी जो जो भी कुछ लिटरेचर है, तो मुझे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में जाके ही मुझे सब लिटरेचर मिल पाएगा, और बहुत सारे चीजें बहुत सारे बारे में मुझे जानकारी मिल पाएगा। तो ये मेरा मतलब एक इंस्पिरेशन था। तो वहां पर जाके भी मैंने महार लोग से मिला, मैंने मराठी लोग से मिला, तो बहुत खुशी लगा मुझे। तो ये भी एक चीज होता है कि महाराष्ट्र से बाहर में उतना नहीं हो पाता। इवन हम महाराष्ट्र के लोग थे कि कितना लोग बाहर में जाते हैं, कितना लोग जाके भी बात करते हैं कि बाहर में कैसे चल रहा है अम्बेडकर मूवमेंट, या बाबा साहेब के बारे में कितना लोग जानते हैं। तो इवन मैं खुद का एक एग्जांपल ये है कि सर, बाबा साहेब के बारे में जैसे कि हमारे उड़ीसा का एक कॉन्टेक्स्ट है कि जब दादा साहेब कांसीराम जब आते हैं उड़ीसा में, और उन्होंने जब सभी के बारे में बताते हैं, तो वहां से बहुत बड़ा सा एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है कि बहुत लोग कांसीराम के मीडियम के तरफ से ही जाने हैं, चाहे वो पेरियार हो या चाहे वो हमारे जितना भी बहुजन लीडर्स है, उनके बारे में कांसीराम के तरफ से ही जाने हैं। तो उसके बाद जब हमें पता होता है कि बाबा साहेब के बारे में, या बाबा साहेब को लेके फिर बाद में हम बुद्ध के बारे में पता मतलब जानकारी होता है, तो ये बहुत खुशी लगता है कि बुद्ध के बारे में हम पहले कांसीराम, कांसीराम से फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके बाद हम बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो बहुत खुशी लगता है ये सब चीजें जब हम जानते हैं। तो उसी के हिसाब से आपने जो भी बताया बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज के टॉक में जितना लोग भी हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब सारे लोग बहुत अच्छे तरह से एंजॉय एंजॉय किए हुए हुए होंगे, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी होगा। और ये हालांकि ये होता है कि जब क्वेश्चन आंसर होता है तो बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन भी होता है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन को हम ओपन कर सकते हैं। और जिनको भी पूछना है वो मतलब सडनली नहीं पूछे, उनको हाथ हैंड रेज कीजिए आप, आपको जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, तो फिर उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ हम जा सकते हैं। विकास कुमार जी है हमारे पास। सर ठीक, मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ सभी का। तो सर अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपने आपका, और आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू
अमिताभ सर और रत्न कुमार और बाकी सारे दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद अमिताभ सर को देख पा रहा हूँ ऑनलाइन, और मुझे डायरेक्ट लगता है कि मैं बौद्ध धर्म में उनसे मिला था कुछ पल के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे एक दोस्त ने आज मुझे लिंक भेजा बुद्ध गया का, मनोज ने, और देखा कि कलिंग मित्र के द्वारा एक टॉक का आयोजन किया गया, और इसका जो विषय है वो काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जब भी मैं व्हाट वे इमेंसिपेशन, पहले तो ये शब्द से मैं पहली बार जब मैं एक स्कूल में रहता था तब रूबरू हुआ था कि मुक्ति कौन पथ है, इस शब्द को मैं सुना करता था, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मुक्ति कौन पथ है जो बाबा साहब ने लिखा है, जो किताब है वॉल्यूम नंबर 17 का पार्ट 3 में। तो जब भी जितने बार मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और उतने बार मेरे अंदर में नया एनर्जी आता है और नई बातों को समझ पाता हूँ। और मैं अपने सवाल से पहले ये मतलब इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है इस बात को आपके साथ साझा करने के लिए कि एक युवा के लिए, युवावस्था में युवाओं के लिए इस बात को पढ़ना कितना जरूरी है, खासकर हम जैसे युवाओं के लिए जो बहुजन कहलाते हैं, और उन्होंने खुद अभी नया नया अनुभव कर रहे हैं बाबा साहब को समझने के लिए। तो अमिताभ सर का जो लिंक था, एक एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक जो सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो मंथ था किस मंथ में दिया गया था? उसकी किताब के अनुसार आपने जून में बोला, जबकि ये मई में टॉप किया गया था शायद, जहां तक मैं पढ़ा हूँ तो उसमें मई में दिया गया था। अमिताभ सर, मुझे आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ विकास, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, तो मैं ये थोड़ा सा कंफर्म होना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो टॉक है मई के महीने में दिया गया था, या आपने शायद जून या अक्टूबर के महीने के बारे में? एक्चुअली मैं आपको इस बारे में एक्चुअली क्या हो गया कि इस टॉक की 2 डेट्स 2 किताबों में है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब एक जो वॉल्यूम जो 3 है, सॉरी जो राइटिंग एंड स्पीचेस है, उसमें ये जो टॉक है इसमें 30-31 मई और 1 और 2 जून को जो परिषद थी बॉम्बे में, उसका ये टॉक है ऐसा कहा गया है, और बाद में वो जनता में पब्लिश हुआ। लेकिन जो बाबा साहब को जिन्होंने चरित्र लिखा है, चांगदेव खैरमोड़े ने, उनके जो खंड छठा है उसमें इसकी डेट 15 मई आई हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 मई गलत हो सकती है, ये मई और जून की ये हो सकती है, क्योंकि ये 1 या 2 जून को मतलब 27 जून को 27 जून 1936 में यह जनता में पब्लिश हुआ है टॉक। इसलिए मुझे लगता है कि 30-31 मई और 1 और 2 जून जो परिषद थी उसमें का ये टॉक है। विकास। हाँ, वही मैं इसलिए इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दे करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मेरे जो साथी है उसके साथ मेरा बहस हो गया था इस विषय को लेकर के। उस व्हाट वे इमेंसिपेशन में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें बाबा साहब ने एक टॉपिक जो सब टॉपिक था कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, इसी में है वो। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने तुरंत सवाल मुझसे किया कि ये बाबा साहब ने कब कहा और कहाँ कहा, ये सवाल किया। तो मैं वहां पर मतलब डेट मैंने उसको मई बताया था राइटिंग एंड स्पीचेस के अनुसार, मई 30 एंड 31 में। तो उसने मतलब मुझे रेफरेंस मांग दिया, क्योंकि वो दूसरे किताब को पढ़ा था। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं अपने मतलब बाबा साहब की किताब के रेफरेंस दे रहा हूँ, तो कोई जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मेरे सामने वो सवाल कर रहा है वो बहुत शातिर होता है, और वो मतलब मुझे ये दिखलाने का प्रयास करने लगा कि आपका जो स्टडी है वो गलत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेट को जानना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और थैंक यू, मतलब वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था आपके इसमें टॉक में, तो कभी कभी वो थोड़ा सा यस, मुझे एक बात और कहनी है यहाँ पर विकास, इफ यू अलाउ मी। यस प्लीज, मैं तो मतलब क्योंकि हम सब लोग आपका मैं काम जानता हूँ, आप भी अच्छा एक्टिविज्म आपका हमेशा रहता है, तो एक बात बहुत हमारे लिए सहज है
कि बाबा साहेब के विचारधाराओं से हम इतने प्रेरित है कि हमारे सारे जीवन पर उसका प्रभाव है। और बाबा साहेब की विचारधारा के बजाय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक युवा एक्टिविस्ट करके हमें बाबा साहेब का अगर कोई रेफरेंस मांगता है, तो उनको रेफरेंस तो हम देंगे ही, लेकिन हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस उस बात के बारे में होना ही चाहिए कि हो सकता है कि बाबा साहेब ने वो कब कहा, क्या कहा, इसकी डेट हमें शायद याद नहीं आएंगी, लेकिन ये बाबा साहेब का विचार है और अभी वो मेरा विचार बन चुका है। यस, that becomes my inspiration also। इसलिए ये बात सही है, यह भी बात हमको कहते आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहेब को कोट कर कर हम कभी-कभी हमारा मार्ग पक्का भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो मार्ग आसान भी हो जाता है। मुझे लगता है कि व्हाई शुड, अगर हम बाबा साहेब की विचारधारा से कन्विंस है, अगर हम बाबा साहेब की विचारधारा से जी रहे हैं, तो हिंदू धर्म हमें क्यों छोड़ना है, इसका अनुभव हम हमारा भी कह सकते हैं। हमारे जी, स्वयं का भी अनुभव कुछ तो है ना। मतलब एक जी, युवा करके डू वी रियली एक्सेप्ट इनइक्वालिटी? अगर हमारे साथ में कोई, अगर विकास को या अमिताइश को कोई घर के बाहर बिठा के ऊपर से पानी डाल के पिलाएगा, तो विकास को सहन होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। तो बाबा साहेब ने इस टॉक में भले ही यह अस्पृश्यता के अलग-अलग अनुभव या अलग-अलग रेफरेंसेस दिए हैं, लेकिन हमारा भी तो एक्सपीरियंस है ना। जी, So why should not we use our experience as an activist to to make our point? यस, थैंक यू। क्योंकि ना ये जो है ना अमिताभ, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी जो पॉइंट है व्हाट बाय इमेंसिपेशन, उसमें मतलब हमेशा प्रेरणा मिलता है, इसलिए इसको मैं मतलब ये करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes. थैंक यू सो मच सर। हमारे पास नेक्स्ट हैं राजेश गणवीर सर। सर मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आपका अनम्यूट कर दीजिए और आप क्वेश्चन पूछिए। गणवीर सर। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रहे हैं। हाँ, सर मेरा ये कहना है कि हम जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आधी आबादी पूरे कार्यक्रमों से दूर रहती है। आधी आबादी का मतलब हमारे महिला साथी, क्या उनको बराबरी में साथ लिए बगैर हमारा ये जो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है ये उचित है? या फिर इतने सालों तक के जो आधी आबादी पीछे रह गई है वो ऐसे ही पीछे रहने देना चाहते हैं हम लोग? आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। जी, थैंक यू राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको यही बोलना है कि कोई भी कार्यक्रम में जो महिलाओं की संख्या है, वो भी बराबरी की होना चाहिए। जी हाँ। जी यस, तो मैं पर्सनली आपके मत से पूरा सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल जिस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ या जो संस्था को मैं लीड कर रहा हूँ, उसका प्रमुख कार्य ही जेंडर इक्वालिटी का है। हम जेंडर इक्वालिटी को लेकर काम कर रहे हैं और इसका मतलब जेंडर इक्वालिटी को लेकर जब हम काम कर रहे हैं, तो जो भी सारे जेंडर्स है उसकी इक्वल कंट्रीब्यूशन हर काम में होना, यह हमारा खुद की मांग है। रही बात इस कार्यक्रम की या कोई भी कार्यक्रम की, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें डेलिबरेट एफर्ट्स करना ज़रूरी है कि कोई भी काम में महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहेब खुद कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति पर मैं उस समाज की स्थिति का अनुमान लगा सकता हूँ। आई काउंट द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वुमन मेड, नहीं क्या, ऐसा बाबा साहेब कहते हैं। तो मैं आपके मन से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी प्रकार के कार्यक्रम के जो आयोजक है, उन्होंने इस बात की निश्चिती करनी चाहिए कि महिलाओं का योगदान बराबर रहे। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि अगर स्पीकर वुमन है, तो संचालन करता मैन रहना चाहिए। अगर मतलब अगर 4 लोग स्क्रीन पर है, तो उसमें से 2 लोग महिला होने चाहिए, 2 लोग पुरुष होने चाहिए। यह भी मैं
इस बात से भी मैं सहमत हूँ। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी फिजिकल स्टेज पे जाता हूँ और उस स्टेज पर अगर सारे पुरुष है, तो मैं उस सभा अध्यक्ष की परवानगी से, उस सभा अध्यक्ष के परमिशन से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी महिलाएं मेरे आजू बाजू में आके बैठ, मतलब मेरे सीट पे के बाजू में आके बैठ सके, ताकि हम बैलेंस कर सके। और निश्चित ही मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसके लिए हमें खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर महिलाएं मुझे सुन रही होगी, सभी महिलाओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सही में, अगर आप इस कलिंग मित्र ट्रस्ट के या इस टॉक के ऑर्गेनाइजिंग में थी, तो आपने भी यह बात की मांग करनी चाहिए कि आज अगर स्पीकर पुरुष है, तो चलो हम आज महिलाओं को संचालन देते हैं, या ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सम डेलिबरेट एफर्ट्स इज रियली नीडेड। So thank you very much. साथ में मेरा That's it. थोड़ा सा सर, हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बगैर सपोर्ट के हमको कोई भी प्रोग्राम चेकआउट ही नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम ये मानते चलते हैं कि ठीक है, वो बिजी हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा करते करते तो वो जो एक पहिया है गाड़ी का, वो छोटा छोटे होते वो घिस जाएगा। हमें हर कार्यक्रम में 50% रिजर्वेशन बोलते हैं, इक्वालिटी मैटर्स, है ना। तो हम हर कार्यक्रम में जब तक उनको बढ़ावा नहीं देंगे, और मैं तो कहता हूं कि शुरुआत में उन्हीं से शुरुआत की जानी चाहिए। अभी तक तो सदी के प्रारंभ से अभी तक तो सब पुरुष लोगों ने पूरे ग्रंथ लिखे हैं, पूरा मैटर लिखा हुआ है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि काफी मनमानी की है। तो कम से कम ये 21वीं सदी में तो कम से कम उनको सपोर्ट देके उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए, और भरपूर कार्यक्रम में उनकी बातों को पहले वरीयता देनी चाहिए। और अगर जैसे इस प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, तो मैं तो कहता हूं आप जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं उनको पहले आमंत्रित कीजिए कि पहले आप अपनी बातें कहिए, कुछ तो कहिए, कम से कम उनकी आदत डालनी पड़ेगी। अदरवाइज वो पीछे की पीछे ही रह जाएंगी, और एक दुनिया का एक मतलब आधी आबादी साथ में नहीं चलेगी, तो हमारा विकास किसी काम का नहीं है। राइट सर, आपका जवाब। सर, ठीक कह रहे हैं सर। और थैंक यू कन्वीर साहब, सही है। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरह से आपने रिप्लाई भी दिए उनके राजेश सर के। और एक्चुअली ये बहुत जरूरी बात है, महिलाओं के जब हम इशू डिस्कस करते हैं, और खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन का जब आता है कि ट्रस्ट वगैरह में आते हैं, तो वहाँ पर उनका भागीदारी कैसा है और वो कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पर। तो कलिंगम मित्रा उसी के लेके बहुत सीरियस है, और अभी अभी पहले भी थे और अभी भी है और आगे भी ये सीरियसनेस रहेंगे। और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो जितना भी टॉक होता है हमारी तरफ से, उसी टॉक में कैसे महिलाओं को लीडरशिप दिया जाए, लड़की लोगों को लीडरशिप दिया जाए, और बाकी जो भी मतलब ट्रस्ट का जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होता है, या जहाँ पर भी मतलब इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट करने का है, तो वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कैसे महिलाओं का भागीदारी हो। और हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली वो कैसे आगे आके अपने अधिकारों की बात रख सकते हैं। तो हमने इतना तो कोशिश किए हैं अभी कि हम एक ओपन प्लेटफॉर्म रख रहे हैं, ताकि जो भी इशू हो महिलाओं के लेके, चाहे जो भी बात करना हो, तो उनको लगना चाहिए कि कलिंगम मित्र एक स्पेस है जहां पर हम अच्छे तरह से हम हमारे बात रख सकते हैं बोल की। चाहे वो बात हमें अच्छा लगे या बुरा लगे या हर्ट करे या जो भी लगे, क्योंकि हम एक पैट्रियार्की समाज में जी रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें हमें हर्ट होगा, हमें दुखी लगेगा, हमें बहुत तकलीफ भी होगा। तो वो तकलीफ को हम एहसास करके हम एक मतलब बैलेंस करना चाह रहे हैं, और हम मतलब उनके बारे में उनका बात सुनना चाहते हैं। तो एक स्पेस हम डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाके मुझे लगता है कि हम नहीं लेके जाएंगे लीडरशिप, और वो लोग ही आगे लेके लीडरशिप जाएंगे। तो कलिंगम मित्र का हाथ अभी लड़की लोग को मतलब पास में हम आगे मतलब फ्यूचर में हम रख रहे हैं, और अभी भी हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है अर्चना बोरकर जी ने। तो सर, आपके बात आप रखिए, आपके क्वेश्चन जो भी है आप रखिए। अमिताभ जय जय भीम। हाँ, सुरेश बोरकर बडनेरा।
तो बहुत ही सही और जबरदस्त प्रवचन हुआ। आपका पुण्य बहुत दिनों के बाद मेरे कल्याण मित्र का प्रवचन सुनने को मिला मुझे, और वो दिन याद आ रहे थे मुझे कि मुक्ति कौन पते ये जो शिविर हमने साथ में किया था, वह बहुत आपने अच्छे टॉक दिए थे, तो वो बोधरण की यादों में मैं गया था। तो मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद या पुण्यनुमोदन करने के लिए मैंने किया है आपको फोन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद बोरकर जी। थैंक यू। हाँ बोला ना। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने मेरा अनुमोदन किया, बहुत अच्छी बात किया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कलिंग मित्र ट्रस्ट का भी, ये जो ऑर्गेनाइजर है उनका भी पुनर्नुमोदन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शायद नहीं होते तो ये टॉक आज का नहीं होता। और मैं सारे श्रोताओं को या गणवीर साहब को भी ये बात शायद पता होंगी कि जो अभी जब जो उमंग के बारे में उन्होंने सवाल किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद जब ओडिशा में गया तो बहुत ही रिमोट लेवल पर कलिंग मित्र ने अपना काम शुरू किया है। जो भी कलिंग मित्र से लोग जुड़े हुए हैं, जो भी कलिंग मित्र से लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो निश्चित हाँ। ही एक ऐसी उम्र के लोग हैं कि जो पूरी तरह से युवा है। मैंने उनके टीम में कई महिलाएं, कई युवतियां देखी है जो बिल्कुल पुरुषों के साथ में काम कर रही है। और जबरदस्त। मुझे लगता है कि शायद मतलब कलिंग मित्र ट्रस्ट के द्वारा ही ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए आपने जो मेरा पुण्यनुमोदन किया है, मैं उसका श्रेय जो है या वो जो मेरा पुण्यनुमोदन है वो कलिंग मित्र ट्रस्ट को ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, उनको भी कलिंग मित्र ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया होता तो मैं आज का जो सुनहरा जो मौका है वो गवा देता। इसलिए उनका भी बहुत बहुत थैंक यू और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और हम दिल से लेते हैं आपके जो पुण्यानुमोदन को, और ये हमारा यही प्रयास है कि हम यही सोच रहे हैं कि आपके जैसे जो लोग हैं जो ऐसे मतलब मंच पर आना चाहे या जुड़ना चाहते हैं, तो उसी के वजह से ही हमने ये सब कुछ चीजें शुरू किए हैं। और हमें भी बहुत खुशी लग रहा है कि आप जैसे लोग यहाँ पर आके आप मिल पा रहे हो और हमसे रूबरू हो पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे हम भी और हमारे कलिंगा मित्र की तरफ से भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर अभी हमारे पास है मोटो जी प्ले हैं सर। आप अपना मतलब वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपना नाम बता के फिर आप कहाँ से बोल रहे हैं और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप सुन रहे हैं? सर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट जा सकते हैं। शायद उनकी तरफ से बोल रहा था। कुछ। हेलो सर बोलिए सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर अभी बोलिए सर। हाँ ओके, तो जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं एक्चुअली मुक्ति कौन पथे में पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा था, उसका किताब भी मेरा पास है। लेकिन और मैं यहाँ से धर्माचार्य जी से मैं पूछना चाहूंगा, जो बाबा साहेब जो धम्म क्रांति करने से 20 साल पहले जो उनका जो विषय था, जो धर्मांतरण का 5 विषय मेनली बाबा साहेब वहां पर उनका कोट किए हैं अपना मुक्ति कौन पथे में। तो मैं धर्माचार्य जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा उनका जो 5 विषय था, जो धर्मांतरण का जो 5 विषय था, उसको थोड़ा अभी समय है, उसीलिए मैं उनका बारे में मैं जानना थोड़ा वो कर रहा हूँ कि उनको धर्मांतरण का 5 विषय जो बाबा साहब उस समय। धर्मांतरण का कौन सा विषय? हेलो हेलो। वो कोट किए थे मुक्ति कौन पथे में उस। हाँ मतलब मुक्ति कौन पथे में बाबा साहेब ने जो जैसे कि मैंने कहा कि 1935 में बाबा साहेब ने धर्मांतरण की घोषणा की। बाबा साहेब ने कहा कि मैं भले ही हिंदू धर्म में मतलब जन्मा हूँ,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और यह घोषणा करने के बाद में ही पूरे भारत में एक अलग तरह का माहौल शुरू हो गया था। कई लोगों ने बाबा साहेब को अपने धर्म में आने की ऑफरिंग दिया था। खुद महात्मा गांधी ने अपने चेलों के माध्यम से बाबा साहेब तक ये बात पहुंचाई थी कि बाबा साहेब आप धर्मांतरण मत कीजिए, हम आपके जो मांग है या जो आपका दलित समाज है उसके लिए हम कुछ करेंगे। ऐसे ऐसे कुछ बातें किए थे। लेकिन बाबा साहेब ने के जो मकसद था, इस मकसद में बाबा साहेब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि यह जो टॉक का जब आयोजन किया गया, तो एक बात बहुत महत्व की इसमें है कि वो जो पूरा पंडाल था, मुंबई में जब ये टॉक ऑर्गेनाइज किया गया ना, तो वो टॉक टॉक के जो पंडाल था, वो टॉक में कुछ बातें बड़ी अच्छी तरह से रखी गई थी। कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो टॉक जब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो टॉक के परिसर को रमाबाई अंबेडकर यह नाम दिया गया था। रमाबाई नगर यह नाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, तो वो पेंडॉल के जो 3 प्रवेश द्वार थे, वो 3 प्रवेश द्वारों को 3 अलग-अलग नाम दिए थे। एक द्वार का नाम था महाड़ द्वार, जो महाड़ का जो सत्याग्रह है, चौदार तालाब का जो सत्याग्रह है, उसकी मेमोरी में। जो दूसरा जो गेट था, द्वार था, उसका नाम दिया गया था अ, अ, नासिक द्वार, मतलब जो कालाराम का जो सत्याग्रह है उसकी मेमोरी में। और जो तीसरा द्वार था, उसका द्वार का नाम था रमाबाई द्वार। भाई और बहनों, मैं आपको यह द्वार या उस पेंडॉल को या उस परिसर को जो बाबा साहेब ने नाम दिया, उसका महत्व मेरे दृष्टिकोण से बोलना चाहता हूँ। देखो, यह एक प्रतीकात्मक, बाबा साहेब ने प्रतीकों का वापर या उनके शिष्यों ने, वो ऑर्गेनाइजर्स ने प्रतीकों का इस्तेमाल किया। क्योंकि कोई भी जो सिंबल है, सिंबल जो है, वो हमारे मन पे असर करता है। और महाड़ का नाम देना, नासिक का नाम देना, मतलब हमारे मानसिकता को एक प्रकार से सेंसिटाइज करना कि इस परिषद का संबंध हम कालाराम से जोड़ते हैं, इस परिषद का संबंध हम महाड़ से जोड़ते हैं, इस परिषद का संबंध हम रमाबाई के जीवन से जोड़ते हैं। वह क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि बाबा साहेब का जो पूरा कार्रवाई था, वो पूरा एक प्रकार से मानसिक बदलाव के लिए था। और जब तक के मानसिक बदलाव होता नहीं, तब तक के हमारा सोशल बदलाव भी होता नहीं। क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब कहते हैं कि नोशन ऑफ माइंड, और बाबा साहेब का धर्मांतरण का मकसद ही था नोशन ऑफ माइंड को बदलाना, नोशन ऑफ मन की जो धारणा है उसी को चेंज करना, इसीलिए वैल्यूज को चेंज करना, हमारे जीवन को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव लाना, यह मूल जो मकसद था वो बाबा साहेब के धर्मांतरण को था। और उसी पेंडोल में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बैनर लगे थे, उस बैनर में ऐसी, एक्सक्यूज मी, जो भी जस्ट अ मिनट, उसमें ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। और उस होर्डिंग में क्या लिखा था, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए मालूम होना। उसमें लिखा था कि अगर आपको संसार में आपका संसार सुख का करना है तो धर्मांतरण कीजिए। अगर आपको ऐसे कई बैनर्स लगे थे, जो बैनर्स में ही बाबा साहेब ने धर्मांतरण के जो कारण है वह दिए थे। भाई और बहनों, उसकी उनकी लंबी यादी है कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो संसार सुख का करना है तो धर्मांतरण कीजिए। ऐसे कई सारे बैनर्स लगे थे। तो एक प्रकार से अपने जीवन का पुनर्स्थापना ही करने का मकसद बाबा साहेब का ये धर्मांतरण का था। मुझे लगता है कि अगर हम टॉक को, जैसे कि इसके पहले विकास ने कहा कि हर बार जब हम टॉक पढ़ते हैं तो एक नया मतलब हमारे ख्याल में आता है। तो भले ही आज हमारे जीवन की वैल्यूज बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम हमारे उस टॉक को और समझ पाएंगे। तो बाबा साहेब ने उसमें जो कारण दिए, उसमें पहला कारण दिया बाबा साहेब ने कुछ मटेरियल रीजंस,
जिससे कि हमारे जीवन का जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा हो। जैसे कि अगर हम पॉवर्टी में पैदा हुए तो जूना धर्म हमें पढ़ाता है कि अगर हम गरीब है तो गरीब करके ही रहे। जूना धर्म हमें पढ़ाता है कि जिस जाति में हम पैदा हुए उस जाति का ही व्यवसाय हम करें। भले ही हमारे में कौशल्य मतलब कंप्यूटर इंजीनियर बनने के है, लेकिन अगर हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें किसान या खेती में हल ही चलाना पड़ेगा। अगर हम भले ही हमारे में मतलब एस्ट्रोनॉट बनने की हमारे में क्षमता है, तो हमें पुराना धर्म पढ़ाता है कि हम सिर्फ कुम्हार ही बने रहे। तो जूने धर्म की जो भी शिक्षाएं थी वह हमें हमारे उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं थी। हमारा उत्थान हमारे प्रगति पर रोकथाम थी और उसी रोकथाम को नष्ट करने के लिए बाबा साहेब ने धर्मांतरण का आगाज किया था। और बाबा साहेब ने इस टॉक में वो कौन सा धर्म स्वीकारेंगे ये बिल्कुल बात नहीं कही थी, लेकिन जो भी धर्म हम स्वीकार करेंगे उसमें समता, स्वातंत्र, बंधुता, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा मटेरियल डेवलपमेंट ये होगा, ऐसा ही उन्होंने कहा था। और वो पाने के लिए फिर बाबा साहेब ने बुद्धिज्म का एक्सेप्ट किया था। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरह से ओके, थैंक यू सर। अभी हम नेक्स्ट सवाल लेंगे मिलिंद वाघमेरे सर से। सर आप अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ सर, थैंक यू, सभी को जय भीम। ममता जी जय भीम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने 3 बल बताए, मनुष्य बल, द्रव्य बल और मानसिक बल। मानसिक बल के लिए संघ की आवश्यकता है क्या, और किस तरह से संघ की आवश्यकता है, अगर है तो? बहुत ही अच्छा सवाल मिलिंद जी ने पूछा कि मानसिक बल के लिए संघ की आवश्यकता है क्या और किस तरह से संघ मदद करेगा। अर्थात मैं उनका जो प्रश्न उसमें जो संघ शब्द प्रयोग किया है उसमें मैं सिर्फ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इतना नहीं लेता, तो मैं उसको थोड़ा और व्यापक तरह पे लेता हूँ कि संघ की आवश्यकता है क्या। तो इसमें मिलिंद जी मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानसिक बल कैसा बढ़ा वो मैं आपको बोलना चाहूंगा। रत्न कुमार ने शायद ही इसके पहले सुना होगा। तो मैं रत्न कुमार ने मेरा परिचय देते हुए कहा कि मैं बहुत शुरुआत से संघ में आया हूँ। तो यह बात तब की है जब मैं 9th क्लास में था और अलग अलग कारण की वजह से, एक एडोलसेंस विद्यार्थी होने की वजह से, युवा होने से, कुछ कारणों की से मेरा कॉन्फिडेंस खो चुका था। और मैं किसी ने अगर मेरा नाम पूछा तो उनको मैं मेरा नाम भी बोल नहीं सकता था। और अगर 4 लोग कोई ग्रुप में मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो मैं स्टैमरिंग करता था। मतलब मेरा नाम अगर तब प्रवीण था, अगर मुझे मेरा नाम प्रवीण बोलना है तो प्रवीण ऐसा मैं बोलता था और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था। तो एक बार इस रत्न बौद्ध महासंघ की ओर से एक यूथ गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया गया। उसके पहले मेरे पिताजी ने मुझे कई बार ध्यान के क्लास को जाने के लिए कहा, धम्मवर्ग में जाने के लिए कहा, लेकिन मैं जाते नहीं था, मुझे जाना पसंद नहीं था। मुझ पर जबरदस्ती अगर करे तो मुझे वही पसंद नहीं था। लेकिन एक बार मैं यूथ गेट टुगेदर में गया और उस यूथ गेट टुगेदर में मेरे जैसे ही और मेरे से कुछ उम्र में बड़े कुछ लोग थे, कुछ ब्रह्मचारी लोग भी थे, और उन्होंने उस सर्कल में सब लोग थे और सर्कल में सब लोग के साथ साथ पहले कुछ गाने हुए, कुछ खेल हुए और फिर सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और जब वो बारी मेरे पर आई तो मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस में मेरे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था और मैं फिर मेरा परिचय देते हुए वहां पर अटक गया। लेकिन मेरे पे कोई हंसा नहीं, मेरी किसी ने मजाक उड़ाई नहीं। जो मेरे मित्र मेरी मजाक उड़ाते थे मेरे बोलने की, उस ग्रुप ने मेरी कोई भी मजाक उड़ाई नहीं और मुझे वहां पे एक्सेप्टेंस मिला, मुझे वहां पर स्वीकृत किया गया। मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकृत किया गया। मेरी शारीरिक कमजोरियों के साथ मुझे स्वीकृत किया गया, मेरी मानसिक कमजोरियों के साथ मुझे स्वीकृत किया गया। और मैं अच्छा बोल नहीं सकता इसका कोई भी इशू वहां पर नहीं किया गया, बल्कि मेरे में जो अच्छाइयां है उसको पुरस्कृत किया गया। और भाइयों और बहनों,
उसको इतना पुरस्कृत किया गया कि आज मैं बोलते वक्त बिल्कुल ही अटकता नहीं। ये सब कुछ जो हुआ है वो संघ की साथ की वजह से हुआ है, क्योंकि संघ आपको एक आपकी सही पहचान कराता है और आपकी खामियों का साथ साथ आप में जो अच्छाइयाँ है वह आपके सामने रखता है। इस टॉक के जो आयोजक है कलिंग मित्र ट्रस्ट, मैंने उनका काम थोड़ा देखा है, इसलिए उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस कलिंग मित्र ट्रस्ट के एक्टिविस्ट सभी, वो उनको बहुत बोलते आता है, सभी बहुत स्पीकर है, सभी बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए वो एक कलिंग मित्र ट्रस्ट के साथ में नहीं जुड़े हैं। बल्कि ये कलिंग मित्र ट्रस्ट के साथ में कुछ लोग ऐसे भी हो गए शायद जिनकी पार्श्वभूमि ना कुछ स्पीकर होने की है, ना कुछ अच्छे पैसे वाले होने की है, ना कुछ अच्छा वो संचालन करता है इसलिए होने की है, लेकिन एक साथ काम करते करते ये सब सीखने की ये प्रक्रिया है। संघ हमें उस चक्की में डाल देता है, जो चक्की एक प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है, और वो जो प्रोसेसिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्रोसेसिंग है, वो संघ के सिवा और कहीं होती नहीं, और इसीलिए सभी को संघ की जरूरत है। अगर हम किसी एक आदमी को सारी सुविधा संपन्न ऐसे पैलेस में, ऐसे राजवाड़े में बंद कर देते हैं कि जाओ इस राजवाड़े में, आपको इस पैलेस में सभी कुछ खाने के लिए है, देखने के लिए टीवी है, इंटरनेट फुल टाइम है, और आप अभी वहां पर आपका आनंद और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट करो, तो भाई और बहनों पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसी परिस्थितियां देते हो जिसमें आपके जैसे ही मनुष्य आपको एक्सेप्ट करते हैं खामी और अच्छाओं के साथ में, तो आपका डेवलपमेंट वहां पर पॉसिबल है। और तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके प्रतिसाद में मिलिंद जी कि निश्चित ही व्यक्ति विकास के लिए मानसिक बल निर्माण करने के लिए आपको संघ की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और आपकी बातों से मैं भी खुद इंस्पिरेशन हूँ। जब मैं कलिंग मित्र से जुड़ा मैंने, और जैसे ही मैं मेरे जो कलीग हैं उनके साथ मैंने मिलजुल किया, मैंने बुद्धिज्म के बारे में जाना या बाबा साहब के बारे में जाना, और संघ में रह के कैसे काम करना होता है, अपना जो बिहेवियर चेंज होता है, अपने जो आइडियाज वगैरह चेंज होता है, और बहुत सारे चीजें के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। तो वो सारी चीजें जब मेरे अंदर में डेवलप हुआ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि मैं कलिंगा मित्र ट्रस्ट से जुड़ा हूँ, और मेरे जो कलीग हैं वो बहुत ओपन है, और उनके साथ मैं बहुत सारी चीजें के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैं भी उसके ऊपर ही सहमत हूँ, आपने जो बोले कि संघ का हमें बहुत जरूरी होता है, और हमारे जो एक ग्रुप रहता है वो बहुत हमें एक मतलब मोटिवेट भी करते हैं आगे जाने के लिए, और हमारे अगर बिहेवियर अगर कुछ चेंज करना है तो वहां पर ही हमारा डेवलप होता है। तो थैंक यू सो मच सर। सर अभी हमारे पास हमारे कलिंगा मित्र के ही एक मेंबर है, मेघा करकरिया है, जो हमारे बहुत एक्टिव मेंबर है, वो फीमेल है। और ये मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि वो फीमेल है, बहुत एक्टिव है हमारे केएमटी के। तो उनके तरफ से हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। मेघा, आप अपना अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन रखिए। थैंक यू राजेश दा। मेघा जी, आप अगर आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं ना तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, 1 सेकंड। सभी लोग को मेरी जय भीम और नमो बुद्धाय। और कुछ देर टाइम हो गई है, ने एक क्वेश्चन की थी कि सब लड़की को और एक अधिक देना चाहिए और वो अपनी बात रख सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ठीक है, लड़कियों को तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ जो करते हैं, पर करते तो है, आगे तो बढ़ा देते हैं, पर लड़कियों के मानसिक के साथ खिलते हैं, क्योंकि वो हाँ दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ हम लोग को लड़की को अधिकार देते हैं, वो करना चाहिए, बट आई मीन घर के अंदर ही लड़की को दबाया जाता है। हम तो शहर पे रहते हैं और नेटवर्क की जगह पे रहते हो तो हमको मोबाइल भी करती है, बट हम जब एंटर एरिया की बात करते हैं तो वो लड़की अभी भी कुछ आई मीन ना समझ है। तो सर मैं ये सबको पूछना चाहती हूँ कि उस लड़की लोग को हम बाहर आना चाहेंगे तो हमारी ड्यूटी क्या रहेगी? दक्षिण,
सर हेलो सर दर्शन, सर मैं मेघा को सुन तो सका, लेकिन उनका सवाल पूरी तरह से समझ में नहीं सका। तो कैन यू प्लीज हेल्प मी उनका सवाल समझने के लिए? मेघा, सॉरी मैं आपको पूरी तरह से समझ नहीं सका, मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है सर, मैं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से बोल सकती हूँ सर। मैं मेघा तुम्हार मेघा प्लीज। तुम्हार ये इयरफोन टा काढ़ी दियो ना हेले एटा आवाज होचे टिके हेते लगे बुझी नै हुआ दूरी रख ना अबे हलुचे कि नै बोला हेते लगे गो आवाज होचे। ओके सर, मैं ये बोलना चाहती थी कि अभी तो सभी सारे लड़कियों को अधिकार दे चुके हैं, पर दुनिया को भी दिखा चुके हैं कि हाँ, हमने लड़की को अधिकार दे दिया और वो मांगना चाहिए। ठीक है, हमने सब लोग मान लिया कि लड़की को अधिकार दे दिया, बट ऐसा भी होता है कि जो लड़की हाँ मुझे मांगना चाहिए और वो निकलती है, तो उसको बहुत रिवोल्यूशन करना पड़ता है। और हम लोग तो ठीक है, हम एक अच्छी जगह से रहते हैं, हमको नेटवर्क होती है, मोबाइल भी होती है, शहर की जगह जो इंटीरियर एरिया में रहती है जो लड़की, वो लड़की अभी तक भी ना समझ है। तो मैं सर ये बोलना चाहती थी कि वो लड़की लोग को जो हम निकल के बाहर निकालना चाहेंगे, तो हमारी ड्यूटीज क्या रहेगी? और जो लड़की ठीक है उनके अंदर ठीक है मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो लड़की दब जाती है किसी के प्रेशर के वजह से, क्योंकि दुनिया वाले दिखा चुके हैं कि हाँ, हम लोग लड़कियों को अधिकार दे चुके हैं, बट लड़की फिर भी अधिकार होकर भी वो मांग नहीं पाती है। तो सर वहां पर हमारी क्या ड्यूटीज रहेगी और वो इंटीरियर लड़की को हम कैसे बाहर निकाल सकेंगे? मेघा, थैंक यू वेरी मच आपने सवाल पूछने के लिए, और मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन। शायद मैं पुरुष होने की वजह से इसका पूरी तरह से जो समस्या है, स्त्रियों को जो आने वाली समस्याएं है, आपके प्रश्न में जो एक डेप्थ है या जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आप ये सवाल कर रही हो, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक पुरुष होने की वजह से स्त्रियों की पूरी पोजीशन या उनकी वो जो एक्सपीरियंस करती है वो मैं समझ नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे काम का अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आपको जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हम जिस समाज व्यवस्था में रहते हैं, वह समाज व्यवस्था पितृसत्ताक है, पैट्रियार्की से इन्फ्लुएंस की है। और जैसा कि मैंने मेरे टॉक में कहा कि हमारे सोशलाइजेशन को जो धर्म है वो इन्फ्लुएंस करता है। मतलब हमारा जो पूरा समाज है उसको ही धर्म इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब क्या कि हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं, जिनसे भी हमारा संबंध आता है, वह किस धर्म के पालन करते हैं, उसी पर उनकी विचारधारा अवलंबन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्त्री का पति या उसका स्त्री का भाई या उसका स्त्री का पिता अगर हिंदू धर्म का पालन करता है, तो निश्चित ही वह भाई या पिता या पति उस स्त्री की पूरी लिबर्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। निश्चित ही वो अगर हिंदू धर्म का पुरुष है, तो हिंदू धर्म में जो स्त्रियों के बारे में कहा गया है उसी प्रकार से वो स्त्रियों को रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर वह उस धर्म का पालन करता है जिस धर्म में स्त्रियों को भी समानता या लिबर्टी या इक्वलिटी की बात की है, उसको अगर वो आगाज करता है या उसको समझता है, तो उसको वो वैसी संधि दे सकता है। लेकिन मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैट्रियार्की को हमने एक्सपीरियंस किया है, वो पैट्रियार्की एक झटके में नहीं जा रही है। यह भी एक प्रोसेस की बात है। लेकिन निश्चित ही मैं यहाँ पर दो बातें कहूंगा कि बाबा साहेब ने द फॉल एंड राइज ऑफ हिंदू वुमेन, यह जो बाबा साहेब ने आर्टिकल लिखा है, उसमें बाबा साहेब मतलब हिंदू स्त्रियों की उन्नति और अवनति, मतलब हिंदू स्त्रियों की राइज और फॉल कैसे हुआ, इस बारे में बाबा साहेब ने सारा का सारा दोष धर्म को दिया है। मेघा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब तक के हमारे आजू बाजू के सारे स्त्रियां और सारे पुरुष
ऐसे धर्म का पालन नहीं करती है जहाँ पे समता, स्वतंत्र और बंधुता है, तब तक के निश्चित ही स्त्रियों को पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल सकता है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन थोड़ा मैं प्रैक्टिकल बातें भी कहना चाहूंगा। मैं ये बात जरूर स्वीकारता हूँ कि सबसे पहले स्त्रियों ने मैं स्त्री हूँ, इस स्त्री होने का इशू न बनाते हुए मेरे में क्या पोटेंशियल्स है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपका ये सवाल करना ही मुझे लगता है कि आप एम्पावर्ड बन रही हो, इसका ये इंडिकेशन है। आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होना यही इस बात को इंडिकेट करती है कि यू आर बिकमिंग एम्पावर। आप क्योंकि प्रश्न करना यही बुद्धिज्म फॉलो करने का एक संकेत है, क्योंकि हिंदुइज्म आपको प्रश्न करने की क्षमता ही आपकी वो खलास करता है। आपने ये प्रश्न किया, इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग एंड यू आर फॉलोइंग ऐसा रिलीजन जिसमें इक्वलिटी और समानता है। तो आई रिस्पेक्ट दैट। और निश्चित ही इसी प्रश्न करने की जो अंतिम स्थिति है वह है पूरी तरह से एम्पावर्ड होना। और मैं इस बात को आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको देना चाहूंगा कि निश्चित ही ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स जहाँ पर हमारा इकोनॉमिकल, जहाँ पर हमारा पॉलिटिकल, जहाँ पर हमारा सोशल और मेंटल ट्रेनिंग हो, इसमें हमने जुड़ना। मैंने रत्न कुमार से जब मैं बोलंगीर में आया था तो एक सवाल किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वहां पर, वह मैंने देखा था कि कांशीराम जी की विचारधारा से प्रभावित है, वो बोलंगीर के शिविर में भी। मैं यह बात तब देखा कि उस शिविर में आए हुए कई लोगों ने अगर उसके पहले मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ बामसेफ के या कुछ इस प्रकार के ट्रेनिंग में वो गए थे, और उसमें से जो उनका एक ग्रूमिंग हुआ है, एक कार्यकर्ता करके ग्रूमिंग हुआ है, उससे वह अभी इस मुकाम पर पहुंच गए कि वो अपने राइट की बात समझ पा रहे हैं। इसलिए मेघा, हमें घर से बाहर निकाल कर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारा एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा हमें, कि हम ये बात समझेंगे। सिर्फ अकेली मेघा नहीं, तो तुम्हारे गांव में जो भी मेघा है, जितने भी मेघाएं हैं, उनको भी इस कार्य में आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। और हमारे जो समझ है, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन गिव्स यू द टूल टू आस्क द क्वेश्चन एंड सी द चेंज एंड बिकम द चेंज। इसलिए शिक्षा भी यह मतलब बहुत बड़ा टूल है हमें आगे आने के लिए। मैं पूरी तरह से बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पुरुषों ने भी महिलाओं को योग्य स्थान देना, अगर पुरुषों ने दो या न दो, लेकिन महिलाओं ने ही अभी आगे आना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पुरुषों को ऐसी भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि आपके आजू बाजू के कुछ तो पुरुष ऐसे हैं कि जो आपको ये संदेश दे रहे हैं। तो निश्चित ही मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं, NNBY है, कलीग मित्र ट्रस्ट है और कई बात है, उनमें ट्रेनिंग लेने के लिए आपको अगर कभी भी संधि मिलती है तो आप जाइए, खुद का करिए, लोगों का करिए, आप खुद ट्रेनर बनिए। उसके सिवा ये पर्याय नहीं, क्योंकि अभी हमें लोगों के मन को बदलाना है, और लोगों के मन जो है वो सिर्फ कॉलेज में जाकर नहीं बदलते हैं, उनके माइंड ट्रेनिंग का ही हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वह काम शुरू हो चुका है। तो मेघा, मेरा रिस्पॉन्स आपको यही है कि हमें निश्चित ही इस प्रकार के प्रशिक्षणों की जरूरत है, जहाँ पर हम ये पढ़ सके कि महिलाओं का भी उचित स्थान होना के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहिए। थैंक यू मेघा। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपका मच। सवाल का जवाब और भी लंबा हो सकता है, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे अगर पर्सनली फोन करते हो तो हम और बात कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कुछ ऐसी महिला कार्यकर्ताओं के नंबर शेयर कर सकता हूँ जिनसे आप बात करके आपके साथ, आपके लिए और आपका जो ग्रुप है उनके लिए कुछ ट्रेनिंग इसी विषय पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो अभी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे आई थिंक इसी टॉक
में बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आज के जो हमारे गेस्ट है अमिताभ सर को भी अच्छा लगेगा अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेघा जो एक लड़की है वो एक अकेले ही पूछे हैं, तो बाकी भी अगर जो लोग जुड़े हैं वो भी अगर पूछ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मेघा, मेघा मुझे सुन रही हो? हाँ, यस सर। हाँ, मैं और एक मेघा को जानता हूँ जिन्होंने बहुत कम उम्र में महिला या खुद महिला होने के नाते अपनी प्रगति अपने ही हाथ में है, यह मंत्र को समझ चुकी थी और बाद में वो उसने खुद का भी एम्पावर किया और आज उसने वह मतलब खुद की स्थिति या खुद में ऐसी क्षमता प्राप्त की है कि वह अपना एक स्वयं का पर्सनालिटी इस मुकाम पर ले चुकी है जिसका उसके फैमिली, इसके उसके दोस्त लोग, उसके रिलेटिव्स, उसकी कम्युनिटी उसका रिस्पेक्ट करती है और वह मेघा और कोई नहीं है तो मेरी खुद की बहन है। और उसने अपने में खुद ऐसे स्किल्स निर्माण किए, उनके उसने खुद का अपना बिजनेस क्रिएट किया और वो टॉक शायद सुन रही है। जो अभी वज्रधारिणी के नाम से हम उनको पहचानते हैं, रत्न कुमार और मैं। दिस इज पॉसिबल। Okay, sir. I will try.